दोस्तों रिसेंटली मैंने बू नाम की एक तमिल हॉरर थ्रिल फिल्म देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर हैं एल विजय। अगर बात की जाए इस मूवी की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसे मिले हैं 5.0 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं इसी फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगी। ध्यान रहे इसमें 4 अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि अंत में आकर एक ही जगह मिलती हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक घर को जिसका माहौल काफ़ी स्पूकी लग रहा था। घर के एक तरफ कुछ कैंडीज और स्केलेटन रखे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ममीफाइड स्टैचूज भी रखे हुए थे। इन्हीं डरावने माहौल के बीच हम देखते हैं कायरा को, जिसने आज इस घर में हैलोवीन पार्टी रखी थी। कायरा अभी भी तैयारियां कर रही थी, तभी उसे उसकी फ्रेंड्स का वीडियो कॉल आता है। कायरा के दोस्तों का नाम था अरुणा, ऋतु और काव्या, और आज ये सभी मिलकर इसी घर में पार्टी करने वाले थे जहाँ कायरा अभी थी। कॉल पर कायरा अपनी दोस्तों को जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि अगर सुबह हो गई तो वो लोग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कॉल कट होने के बाद कायरा को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है, जो घर का इतना अजीब माहौल देखकर कायरा से पूछते हैं कि वो आखिर वहाँ करने क्या वाली है। कायरा यहाँ अपनी माँ को हैलोवीन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन कायरा ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी घर की बेल रिंग होती है और डोर खुलने पर हम देखते हैं कि कायरा की फ्रेंड्स यहाँ पहुँच चुकी थी। कायरा और हम व्यूवर्स भी इन्हें इतनी जल्दी देखकर यहाँ हैरान हो जाते हैं। कायरा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कायरा अपने दोस्तों को घर में वेलकम करती है और उन्हें घर का पूरा सेटअप दिखाती है, लेकिन वहाँ का सेटअप देखकर ऋतु काफी डर जाती है। ऋतु बताती है कि उसे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है और इसलिए वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन यहाँ कायरा उसे मना लेती है। अब घर के अंदर आने पर कायरा यहाँ अपने सभी दोस्तों का फोन ले लेती है और सभी फोन्स को एक ड्रॉअर में बंद कर देती है। वो सभी वहाँ डिसाइड करते हैं कि सुबह होने तक उनमें से कोई भी बाहर से कांटेक्ट नहीं करेगा और पूरी रात सिर्फ हैलोवीन और भूत प्रेत के किस्सों को ही एंजॉय करेगा। यहाँ तक कि कायरा घर का डोर भी लॉक करके चाबी बाहर फेंक देती है ताकि कोई भी अंदर से बाहर ना जा सके सुबह तक। तो उसके आगे खाना पीना और डांस करने के बाद वो सभी दोस्त हॉरर मूवी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी घर की लाइट्स चली जाती है और कायरा घर के वॉचमैन को कॉल करके इस बारे में पूछती है और वॉचमैन बताता है कि यहाँ का ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गई है और बिजली अब सुबह ही आएगी। अब बिना बिजली के तो ये लोग मूवी देख नहीं सकते थे। तो कायरा यहाँ खोलती है अपनी इस हैलोवीन पार्टी का अगला थीम। यहाँ कायरा निकालती है एक किताब जिसका नाम था हैलोवीन टेल्स। दिखने में ये बुक काफी पुरानी लग रही थी और इस बुक को देखकर बाकी के दोस्त काफी क्यूरियस हो जाते हैं। कायरा यहाँ उन्हें बताती है कि बुक बहुत खास है क्योंकि इस पूरी दुनिया में हैलोवीन टेल्स की सिर्फ 4 ही कॉपीज मौजूद हैं और तो और इस बुक को पब्लिश करने वाला आदमी भी इस बुक को पढ़ने के बाद कहीं गायब हो गया था। कायरा बताती है कि उसने बहुत ही मुश्किल से अपने एक दोस्त से कहकर ये बुक अरेंज करी है और उसके दोस्त ने भी कायरा को ये चेतावनी दी है कि ये बुक वो अकेले कभी भी ना पढ़े। कायरा बोलती है कि आज हैलोवीन के दिन वो चारों साथ में इस बुक को पढ़ेंगे और इस तरह वो आराम से रात को काट लेंगे। अब यहाँ सभी इस बुक को लेकर एक्साइटेड थे सिवाय ऋतु के। अब बुक खोलने पर ही सबसे पहले पेज पर कुछ वार्निंग्स लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर इन सब के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। यहाँ लिखा हुआ था कि इस बुक में 4 कहानियां और एक बार बुक खुल गई तो पढ़ने वाले को चारों कहानियां पढ़नी ही होंगी। यहाँ ये भी लिखा हुआ था कि इस बुक में कुछ रूल्स मिलेंगे जिन्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है और इस बुक को पढ़ने के बाद जो कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल बुक पढ़ने वाला खुद होगा। और आखिरी चेतावनी ये थी कि अगर एक बार इन कहानियों को पढ़ लिया तो इन कहानियों के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहना है। तो इन भयानक चेतावनियों को पढ़ने के बाद कायरा और उसके दोस्त पहली कहानी को पढ़ते हैं। अब इस पहली कहानी का नाम था हिकअप्स। कहानी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं एक यंग जर्नलिस्ट लड़की से जिसका नाम था वन्नधि। वन्नधि आज ही एक नए शहर में आई थी जहां उसे एक नए घर की तलाश थी। हम इसे फोन पर एक लड़के से बात करते देखते हैं जिससे वो अगले दिन मिलने का प्लान बनाती है।
आगे वनिधि अपनी कैब में बैठकर एक ब्रोकर से मिलने जाती है जिसने वनिधि से वादा किया था कि वो उसे एक घर दिलवाएगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर ये आदमी अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है क्योंकि वनिधि एक जर्नलिस्ट है इसीलिए कोई भी फैमिली उसे घर देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को सुनकर वनिधि बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपना सारा सामान लेकर निकली थी। यहाँ ब्रोकर वनिधि को सलाह देता है कि आज की रात वो किसी होटल में गुजार ले क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, और वो ये भी कहता है कि वो कल सुबह तक वनिधि के लिए किसी घर का इंतजाम कर देगा। अब आधी रात में सड़क पर रुकना सेफ तो था नहीं, इसलिए वनिधि रास्ते में होटल या रुकने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन एक जगह आकर कैब अचानक अपने आप ही बंद हो जाता है। ड्राइवर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वनिधि की नजर सड़क के किनारे एक घर पर पड़ती है जहां पर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। ये बोर्ड देखकर वनिधि अपने सामान सहित कैब से निकलती है और इस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है जो देखने में थोड़ी डरावनी लग रही थी। वनिधि उस औरत से घर के बारे में पूछती है और वो उससे कहती है कि वो अभी के अभी एग्रीमेंट साइन करना चाहती है, यहाँ तक कि वो घर देखने की भी डिमांड नहीं करती। वो औरत वनिधि से कहती है कि घर का रेंट 10,000 है और वो चाहे तो सुबह एग्रीमेंट आराम से साइन कर सकती है, और यहाँ वनिधि मान जाती है। लेकिन अंदर आने देने के पहले वो औरत उससे एक लास्ट सवाल पूछती है। वो पूछती है कि वनिधि को हिकअप्स यानी हिचकी तो नहीं आती ना। अब वनिधि को उस औरत का सवाल काफी अटपटा सा लग रहा था, पर इस समय तक वनिधि काफी डेस्परेट हो चुकी थी, तो वो तुरंत इस बात से मना कर देती है, यानी वो उससे कह देती है कि उसे हिचकियां नहीं आती। अब अगले सीन में हम वनिधि को घर के अंदर जाते देखते हैं, जहाँ का माहौल ऐसा था जैसे वहाँ पहले से कोई रहता हो। घर भी काफी बड़ा और आलीशान लग रहा था, जो देखकर वनिधि को थोड़ा डाउट तो होता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे नहाते वक्त वनिधि को उस बूढ़ी औरत का अजीब सवाल याद आता है, जो सोचकर वनिधि मजाक मजाक में हिचकियां लेने की कोशिश करती है और कहती है भला ऐसा कौन ही इंसान होगा जिसे हिचकियों से प्रॉब्लम होगी और जिसे हिचकियां नहीं आती होंगी। वनिधि के ऐसा करने पर कुछ होता भी नहीं, तो वनिधि इसे बस एक अंधविश्वास समझकर भूल जाती है। आगे वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की कोशिश करती है, पर उसके फोन में वहाँ कोई नेटवर्क मौजूद ही नहीं था। तभी वनिधि के फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगता है, और जब वो कॉल पिक करती है तो उसे पता चलता है कि ये फोन असल में उसकी मकान मालकिन का था। वो वनिधि से कहती है कि अगर उसे भूख लगी है तो खाना फ्रिज में रखा हुआ है, वो चाहे तो वो खा सकती है। अब वनिधि उस औरत से पूछने की कोशिश करती है कि उसे वनिधि का नंबर कहाँ से मिला, पर इससे पहले वो कुछ पूछ पाती कॉल कट हो जाता है। यहाँ वनिधि फिर से इस बात को इग्नोर कर देती है और फ्रिज से खाना पानी निकाल लेती है। खाना खाते वक्त वनिधि को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उन्हें उस घर के बारे में बताने लगती है। बात करते हुए जब वनिधि खा रही होती है तब अचानक से उसे हिचकियाँ आने लगती हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही वनिधि को हिचकियाँ आने लगती है वो देखती है कि घर की लाइट्स भी फ्लिकर होने लग गई थी। वो पानी पीने की कोशिश करती है पर ग्लास का पानी मानो जम सा गया था। वनिधि एक बूंद पानी भी नहीं पी पाती। इतना ही नहीं, घर के हर तरफ से पानी गायब होता नजर आ रहा था। जब वनिधि नल के पास जाती है तो नल का डायरेक्शन भी अपने आप ही बदलने लगता है, जैसे कोई उसे मोड़ रहा हो। इस घटना से वनिधि काफी डर गई थी, वहीं उसकी हिचकियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से नल की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को फॉलो करते हुए वनिधि अपने बाथरूम में पहुंचती है और वहां वो पानी पीने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि पानी उसके हाथ में आ ही नहीं रहा था। वहीं शावर के पानी में एक डरावनी फिगर बनने लगती है। वनिधि भागकर नीचे आती है और इसी बीच हम वनिधि के पीछे उस बूढ़ी औरत की डरावनी परछाई देखते हैं। वहीं डाइनिंग हॉल में एक कटा हुआ हाथ वनिधि को ग्लास में पानी ऑफर करता है। वनिधि डर कर बाहर भागती है और वो उस बूढ़ी औरत को खिड़की के बाहर खड़ा देखती है। वनिधि उस औरत से मदद मांगते हुए गिड़गिड़ाती है, पर वो औरत उसे देखकर भी कुछ नहीं करती। हम देखते हैं कि घर के अंदर वनिधि उसी अंधेरे में कहीं खो जाती है। वनिधि के गायब होने के बाद ये बूढ़ी औरत बड़े आराम से घर के बाहर फिर से टू लेट का साइन लगा देती है। वहीं पर पहली कहानी खत्म हो जाती है। इसी के बाद हम फिर से कायरा और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो पहली कहानी पढ़ने के बाद काफी डर चुकी थी।
कहानी खत्म होते ही पूरे घर में हिचकियों की आवाज गूंजने लगती है। कायरा और उसके दोस्त पूरे घर में इस आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लग रहा था मानो ये हिचकियों की आवाज बस उन्हें ही फॉलो कर रही थी। इस हादसे से ये चारों काफी डर जाती है, पर तभी इन्हें उस किताब का अगला पन्ना अपने आप पलटता नजर आता है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर उन लोगों ने ये कहानी पढ़ना जारी रखा तो ये आवाजें बंद हो जाएंगी। ये पढ़कर कायरा और बाकी सब अगला पन्ना पलटते हैं और यहाँ शुरू होती है अगली कहानी, जिसका नाम था द सोल ट्रैपर। कहानी शुरू होती है और हम मालविका से मिलते हैं, जो अभी अभी एक डेट से वापस लौट रही थी। रात का समय था और साथ ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में मालविका को गाड़ी चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी मालविका को उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि उसे घर आने में कितना टाइम लगेगा। वो मालविका से ये भी पूछती है कि वो तो डेट पर उस लड़के को मना करने गई थी, तो फिर उसे इतनी देर क्यों हो गई। इस पर मालविका अपनी दोस्त को बताती है कि असल में उसे लड़का पसंद आ गया है। ऐसे बात करते हुए मालविका अपनी दोस्त से कहती है कि वो बस थोड़ी ही दूर में है और 15 मिनट में घर पहुंच जाएगी। इस बातचीत के दौरान मौसम और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है और तभी मालविका की कार के सामने एक बूढ़ा आदमी और उसका छोटा सा बेटा आ जाता है। ये दोनों शायद रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मालविका की कार से टकरा जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि मालविका को कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हम अगले ही पल मालविका की गाड़ी के शीशे पर एक खून से सना हुआ हाथ देखते हैं, जो शायद मदद मांग रहा था। अब इस पॉइंट पर मालविका इतना डर गई थी कि वो वहां से घर भाग जाती है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले डोर अंदर से लॉक करती है और खुद को काम करने के लिए वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगती है। तभी मालविका को शीशे में वही बाप बेटे नजर आते हैं, जो कि खून से लथपथ मालविका को ही देखे जा रहे थे। ये देखकर मालविका बहुत ज्यादा डर जाती है और बाथरूम से बाहर भागती है, लेकिन बाहर आकर मालविका को एक बॉल की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि घर के हॉल में एक बॉल अपने आप दीवार से टकरा रहा था, मानो कोई उस बॉल से खेल रहा हो। जब मालविका शीशे की तरफ देखती है तो वो क्लियरली उस बच्चे को खून से सना देखती है, जो उस बॉल से खेल रहा था। मालविका ये देखकर कमरे की दूसरी तरफ छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वहां वो एक और भयानक चीज देखती है। वो शीशे में देखती है कि उस बूढ़े आदमी की सोल वहीं सोफे पर बैठकर उसे ही घूर रही थी। मालविका अंदर की तरफ भागती है, जहां हम उसके सामने शीशे में खुद मालविका की परछाई देखते हैं। मालविका देखती है कि उसकी खुद की परछाई उसे अजीब तरीके से देखकर मुस्कुरा रही थी। मालविका इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और इसकी परछाई मालविका को पकड़कर आईने के अंदर खींच लेती है। अब यहीं पर दूसरी कहानी खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी के खत्म होते ही कायरा और उसके दोस्तों के साथ एक और अजीब घटना होती है। उन्हें पूरे घर में मालविका की चीखें सुनाई देने लगती है, जो कि इनसे मदद मांग रही थी। कह रही थी कि ये लोग उसे आजाद करवा दें। इस आवाज को फॉलो करते हुए रितु और अरुणा और काव्या आईने के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उन्हें पीछे से कायरा की चीख सुनाई देती है। उसके दोस्त देखते हैं कि कायरा टीवी के अंदर कैद हो गई थी। वो उनसे मदद मांग रही थी, पर वो बाहर नहीं आ पा रही थी। वो लोग मदद बुलाने के लिए अपना फोन निकालने का सोचते हैं, पर टू देयर सरप्राइज ड्रॉअर में उनके फोन्स थे ही नहीं। ऐसे में कायरा टीवी के अंदर से इन्हें कहती है कि शायद सॉल्यूशन उन्हें उसी बुक में मिले। वो सभी कायरा की बातों से सहमत होकर बुक का अगला पन्ना पलटते हैं, जिसमें लिखा हुआ था, बुक को पढ़ना जारी रखो, वो बाहर आ जाएगी। वो तीनों अगली कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम था द अनइनवाइटेड गेस्ट। कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं जानो से, जो कि काफी परेशान नजर आ रही थी, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी। वो मैसेज में किसी ए नाम के बंदे से बात कर रही थी और वो उससे पूछती है कि उसने उसके रिश्ते के बारे में क्या सोचा। ये लड़का जानो के सवाल का जवाब देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर फिर वो कहता है कि वो इसके लिए तैयार है। एक मैसेज पढ़कर जानो बहुत खुश हो जाती है और हम उसे खुशी में लिटरली डांस करते देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जानो अपने किचन में चाय बनाने जाती है, पर तभी उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। फोन में वो एक वीडियो देखती है, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की बहुत डरी हुई नजर आ रही थी और वो
किसी अजीब से अंधेरे घर में मौजूद थी। वीडियो में ये लड़की बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड किसी डरावने से घर में फंस गए हैं जहां आत्माएं उनका पीछा कर रही हैं। वो लड़की लगातार मदद मांग रही थी, जिसे देखकर जानू घबरा जाती है और उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन बंद आ रहा था। जानू को कुछ समझ में नहीं आता और वो ये वीडियो ए को भेजती है और इसे वेरीफाई करने को कहती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ए जानू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने तो कहा था कि वो घर में अकेली है, फिर उसकी ये वीडियो किसने बनाई। ए की बात सुनकर जानू बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो दोबारा उस वीडियो को चेक करती है। इस बार चेक करने पर वो पाती है कि अब ये वीडियो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इसमें हम खुद जानू को देखते हैं जिसमें किसी ने उसके पिछले कुछ मिनट्स की सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लिया था। जानू ये देखकर बहुत डर जाती है और पूरे घर में घूमते हुए पूछने लगती है कि यहाँ कौन है। उसे ऊपर के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करके एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है। ये कमरा ऐसा लग रहा था मानो वो रूम इस घर का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि वो धूल से और जालों से भरा हुआ बिल्कुल वही अंधेरा कमरा लग रहा था जिसे जानू ने अभी उस वीडियो में देखा था। यहाँ जानू एक कुर्सी देखती है जिस पर कोई चादर ओढ़कर बैठे दिखाई दे रहा था, लेकिन जब जानू चादर हटाती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी उसे अपने पीछे एक डरावनी परछाई महसूस होती है जो जानू पर हमला कर देती है। जानू डर कर पीछे भागती है और हड़बड़ाहट में उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी फोन की घंटी दोबारा बजती है और वो देखती है कि उसे फिर से किसी ने एक वीडियो भेजा है। इस बार जानू वीडियो में खुद को फोन चलाते हुए देखती है जिसमें एक शैतानी हाथ उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। ये वीडियो देखकर जानू बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उन्हें जल्द से जल्द वहां आने के लिए कहती है। और तभी एक शैतानी हाथ जानू पर हमला कर देता है और धीरे धीरे उसकी सांसें बंद होने लगती है। इसी पॉइंट पर ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी खत्म होते ही रितु और अरुणा को घर की घंटी सुनाई देती है और टीवी में से कायरा उन्हें चेक करने को कहती है ताकि वो किसी की मदद ले सके। रितु और अरुणा डोर के पास जाती है जहाँ उन्हें बाहर एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो पुलिस है और उसे अभी अभी इस घर से किसी लड़की का कॉल आया था। अब ये थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। ऐसे में वो इंस्पेक्टर बाहर से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आता है और इनसे पूछता है कि उन सब ने खुद को अंदर लॉक करके क्यों रखा हुआ है। अरुणा और ऋतु उस आदमी को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है पर ये आदमी कुछ मान ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो बार बार इनसे पूछ रहा था कि वो लड़की कहाँ है जिसने उसे कॉल किया था। तभी इस आदमी की नजर टीवी की तरफ पड़ती है जहाँ अभी भी कायरा कैद थी। कायरा उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि असल में वो लोग उस किताब की वजह से फंस चुके हैं और उस आदमी को कहानी की एक कैरेक्टर ने कॉल किया था जो असल दुनिया में आपको लग गया। तभी अचानक से मानो घर में तूफान जैसा आता है और एक इनविजिबल शक्ति इस आदमी को अपने साथ खींच कर ले जाती है। घर का दरवाजा भी अपने आप वापस से लॉक हो गया था और यहाँ कायरा भी अब टीवी से बाहर आ चुकी थी, पर ये लोग अभी भी घर से बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में कायरा सबसे कहती है कि अब उनके पास बुक की लास्ट कहानी पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ हम चारों दोस्तों को फिर से इकट्ठा होते और चौथी कहानी पढ़ते देखते हैं जो कि थी आकाश और मीरा की कहानी। आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है जिसने अभी अभी एक चश्मा इन्वेंट किया है जिसे पहनकर आत्माओं को देखा जा सकता था। आकाश एक रात अपनी फियोंसे मीरा को शहर के सबसे पुराने बंगले में इनवाइट करता है। वो मीरा को अपने बनाए चश्मे के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उन्हें आज रात इस बंगले में कोई आत्मा दिख गई तो वो अपने इन्वेंशन को सबके सामने साबित कर पाएगा। यहाँ मीरा को आत्मा वगैरह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर आकाश के कहने पर वो अंदर जाने को मान जाती है। वो दोनों चश्मा पहन लेते और आकाश मीरा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मीरा वो चश्मा ना उतारे। आत्माओं को देखने के बाद वो दोनों चुपचाप वहां से चले जाएंगे। वो दोनों अंदर जाते हैं और उन्हें दिखता है एक बेहद ही खूबसूरत महल जो समय के साथ धूल से काला हो गया था। आकाश यहाँ मीरा को बताता है कि कई साल पहले इस महल में एक जमींदार अपनी एक लौटी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को हमेशा महल में ही पहरेदारों और नौकरों की निगरानी में ही रखता था।
और बहुत कम लोग थे जिसने उसे देखा था। लेकिन एक रात जब जमींदार महल में मौजूद नहीं था, तब महल के नौकरों ने ही उसकी बेटी पर हमला कर दिया और उसे जान से मार डाला। जब जमींदार को इस बात का पता चला तो उसने उन चारों नौकरों का सिर कटवा दिया और वो खुद इस गांव और महल को छोड़कर चला गया। तब से लेकर आज तक इस महल में उस लड़की की आत्मा मौजूद है। अब मीरा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर महल में घूमते वक्त आकाश को एक काली परछाई दौड़ती नजर आती है। आकाश मीरा को भी ये दिखाने की कोशिश करता है, पर जब मीरा उस चश्मे से देखती है तो उसे उस काली परछाई के अलावा उन 4 नौकरों की भी आत्मा दिखाई देती है जिनके सिर नहीं थे। यह देखकर मीरा चश्मा उतार कर फेंक देती है और उन नौकरों की आत्मा मीरा पर ही अटैक कर देती है। आकाश अपने चश्मे की हेल्प से उन आत्माओं का सामना करने की कोशिश करता है, पर वो आत्माएं उस पर भारी पड़ती हैं। लड़ाई के दौरान आकाश ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट भी आती है। जब वो वापस खड़ा होता है तो उसे मीरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और वो मीरा को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी मीरा आकाश को एक दीवार के पीछे छिपी दिखाई देती है और यहाँ मीरा आकाश को बुला रही थी। जब आकाश उसका पीछा करता है तो वो खुद को मीरा की लाश के पास पाता है। मतलब जो आकाश को यहाँ तक लेकर आई थी वो मीरा नहीं बल्कि मीरा की आत्मा थी, जो चश्मा उतारते ही गायब हो जाती है। आकाश यहाँ मीरा की लाश के पास बहुत रोता है। इसके बाद हम बुक के आगे के पन्नों में देखते हैं आकाश की आगे की कहानी। मीरा की मौत के बाद आकाश एकदम टूट चुका था और वो दिन रात बस खुद को ही कोस रहा था मीरा की मौत के लिए। पर मीरा की आत्मा अभी भी उसके साथ ही थी, यानी मीरा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। आकाश को संभालने के लिए उसकी माँ आकाश के लिए एक रिश्ता लाती है। आकाश की माँ यहाँ कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि आकाश एक बार उस लड़की से मिल ले। आकाश न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात मानकर उस लड़की से बात करता है और सरप्राइजिंगली ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पहली कहानी की वननिधि थी। हम देखते हैं कि जब वननिधि कैब में बैठकर उस लड़के से मिलने का प्लान बनाई थी तो वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आकाश था। जब वननिधि आकाश से मिलने को मान जाती है तो हम उसके पीछे देखते हैं मीरा की आत्मा को और वो वननिधि को उस घर में लाकर मार डालती है। इसके बाद आकाश की माँ आकाश के लिए मालविका और उसके बचपन की दोस्त जानू का रिश्ता भी लाती है, लेकिन हर बार मीरा उन लड़कियों को मार डालती है। इनफैक्ट तीसरी कहानी में जब हमने जानू को वो वीडियो देखते देखा था तब वो वीडियो वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मीरा ही थी, जो हर हाल में आकाश को किसी और का नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने जानू को भी मार दिया। इधर आकाश की माँ आकाश के लिए एक आखिरी रिश्ता लेकर आती है और वो यहाँ आकाश से कहती है कि आकाश को उस लड़की से मिलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने और उसके पिता ने पहले ये रिश्ता पक्का कर दिया है। तो यहाँ पर ये कहानी पढ़ने के बाद कायरा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। बुक का अगला पेज पलटते ही उस पर लिखा था आकाश की अगली दुल्हन उन चारों में से ही एक है और आज रात मीरा की आत्मा उस लड़की को भी मार डालेगी। अब ये पढ़ने के बाद कायरा और उसके दोस्तों की हालत डर से खराब होने लगती है। कायरा अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या उनमें से किसी के लिए कोई रिश्ता आया है या नहीं, जिस पर वो तीनों कहती हैं कि वो किसी आकाश को नहीं जानती। डर के मारे वो चारों घर से भागने लगती हैं, पर अचानक उन्हें घर के हर तरफ उसी किताब के किरदार नजर आने लगते हैं, जो कि एक एक करके इन लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कायरा और उसके दोस्त चारों तरफ से इन आत्माओं से घिर चुके थे, पर तभी कायरा जोर जोर से हंसने लगती है। उसे यूं पागलों की तरह हंसता देख बाकी दोस्त एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ कायरा उन्हें बताती है कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि यहाँ जो कुछ भी था वो सब कायरा का ही प्लान था। यहाँ हम फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम समझ पाते हैं कि घर में वाकई कोई भूत नहीं था, बल्कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कायरा ने खुद ही सेट की थी। स्पीकर्स और कैमरास की मदद से उसने अपने दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक किया था। प्रेजेंट टाइम में कायरा के दोस्त उसे इन आत्माओं के बारे में पूछते हैं जो अभी भी उनके सामने ही खड़े थे और अजीब तरीके से उन्हें ही घूर रहे थे। यहाँ कायरा उन्हें बताती है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि उसी के सर्वेंट्स हैं जिन्हें उसने अपने प्रैंक में शामिल किया था। अब ये बात सुनकर सभी दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब चैन की सांस लेते हैं और फाइनली ये हैलोवीन की रात
रात खत्म होती है। आगे हम अगली सुबह का टाइम देखते हैं जब सभी दोस्त सो रहे थे, तभी कायरा को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। जब कायरा उठकर दरवाजा खोलती है तो वो पाती है कि दरवाजे पर उसी का नौकर खड़ा था जिसने पिछली रात पुलिस वाले का रोल निभाया था। कायरा उसे वहां देखकर चौंक जाती है क्योंकि पिछली रात वो तो घर पर ही था। यहाँ हम कायरा के दूसरे नौकर को भी देखते हैं जो कि दूसरी कहानी में था। अब कायरा इनसे कल रात के सीन के बारे में पूछती है तो ये दोनों कायरा से कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर कायरा एकदम चौंक जाती है। ये दोनों बताते हैं कि कल रात कायरा ने इन्हें कॉल करके घर आने से मना किया था, इसलिए कल वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे। जब कायरा अपना फोन उठाकर चेक करती है तो उसे उसमें अपनी फ्रेंड्स रिया के कई सारे मिस्ड कॉल्स नजर आते हैं। कायरा तुरंत रिया को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसने इतने सारे कॉल्स क्यों किए थे, लेकिन जो रिया कहती है उसे सुनकर कायरा के पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है। रिया उसे तुरंत टीवी ऑन करके न्यूज चेक करने के लिए कहती है और जब न्यूज देखती है कायरा तो उसे मिलती है खबर कल रात के हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट की। न्यूज पर बताया जा रहा था कि कल रात हाईवे पर एक गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 3 लड़कियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और ये लड़कियां थी ऋतु, अरुणा और काव्या। जी हाँ, कायरा की तीनों दोस्त, लेकिन ये तीनों कल रात तो कायरा के साथ ही थी ना। यही सोचकर कायरा अपने सीसीटीवी का कैमरा चेक करती है तो वो देखती है कि कल रात सारे समय उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था, यानी वो कल बिल्कुल अकेली। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में ही बात कर रही थी। ये बात समझने के बाद कायरा पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम कुछ महीने आगे का सीन देखते हैं जहाँ कायरा अभी भी उस रात को नहीं भुला पा रही थी। ऐसे में एक दिन कायरा की माँ उसे बताती है कि उसे देखने लड़के वाले आए। कायरा अभी इन शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, पर अपनी माँ की जिद करने पर वो लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि बाहर जो लड़का कायरा से मिलने आया था वो था आकाश। उसे देखकर कायरा को तुरंत वो आखिरी कहानी याद आ जाती है जहाँ कायरा आकाश से पूछती कि क्या वो एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है, जिसे सुनकर आकाश चौंक जाता है और कायरा से पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चला, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बू फिल्म की पूरी कहानी, जो कि वैसे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर लास्ट में हमें 2 पॉइंट्स देखते हैं। इन शॉर्ट कहानी में कायरा के दोस्तों की मौत उसके घर पहुंचने से पहले ही हो गई थी, शायद इसीलिए वो लोग पार्टी में इतनी जल्दी आ गए थे। अगर आपको याद हो तो ना, मैंने बताया था कि उनके आते ही कायरा शॉक हो गई थी कि वो लोग इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए। आगे शायद कायरा को वो बुक वैसे ही मिली होगी जैसे उसने बताया था, और उसे ऐसा लगा होगा कि ये कहानियाँ बस कुछ फ्रिक्शनल्स कहानियाँ हैं, लेकिन मूवी के अंत में हम समझ पाते हैं कि किताब की आखिरी कहानी यानी आकाश और मीरा की कहानी बिल्कुल सच थी। लेकिन क्योंकि अब आकाश का रिश्ता कायरा के लिए आया था, इट मीन्स कि मीरा की अगली टारगेट होगी कायरा। तो क्या अब उस किताब में एक और कहानी ऐड होगी या कायरा खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर देगी? वेल, ये बात तो हमें मूवी में नहीं बताई गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कायरा बहुत समझदार है और वो सब कुछ जानने के बाद आकाश से शादी करने की बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जहाँ तक हो सकेगा वो मीरा का सच आकाश को बताने की कोशिश करेगी। पर ये सिर्फ मेरा मानना है। मुझे इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे कैसी कहानी कैसी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।